हेलो बच्चों। तो आज आ गया है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेकर, जहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। ओके, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है अपना शॉर्ट मार्कर क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका हर एक क्वेश्चन है 2 मार्क। ओके, तो यहां पर मैं सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं दिखाऊंगा, उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में किस पार्ट में तुम्हें कितना मार्क्स मिलेगा, 1 1 करके जो डिवीजन होता है वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। मतलब जो आंसर की होगा और जो आंसर पैटर्न होगा कि कहां पर कितना मार्क्स मिलेगा, वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर देखो क्या पूछा गया है। टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट आर केप्ट क्रॉस्ड, ओके, नॉट टचिंग ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं किया है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किया है। ओके, इफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज जीरो, तो इस पॉइंट में पी में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2। तो यहां पर I1 और I2 के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, मतलब ऐसा अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सोचो यहां पर से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस दूर अगर एक p पॉइंट किया जाए, तो इस p पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल से। ओके, यहां पर मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूं, देखो वीडियो अच्छे से देखो, मैं जो दिखा रहा हूं अपना थंब जो शो करता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपना जो अदर फिंगर्स होता है वो हम लोगों को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब देखो यहां पर पी पॉइंट है राइट साइड में, तो इसीलिए ये सारा जो फिंगर्स है ये मैं पी के तरफ मैंने रख दिया है। अब देखो अपना जो पम है, जिस तरफ पाम होता है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, या जो नेचुरल कर्ल होता है फिंगर्स का, देखो वो भी इनवर्ड है, इजंट इट। तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ओके, जिसको हम लोग ऐसे क्रॉस से भी देखते हैं। और अगर वैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो ये अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल से ही देखें तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा टाइप। ओके, तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग प्रॉपर्ली बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटवर्ड। ओके, जिसको हम लोग डॉट से बोलते हैं। तो देखो यहां पर जो पहला ये है I1 के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज अपवर्ड, इजंट इट, अपवर्ड। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर B1 पकड़े तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 इन डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम I1, डिस्टेंस ऑफ P इज x, तो 2 पाई x। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं ऐसे क्रॉस से लिख देता हूं। और B2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई y। ओके, तो अगर तुम लोग उसके लिए देखो तो B2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो दैट विल बी आउटवर्ड, जिसको हम लोगों ने डॉट से लिखा है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर पॉइंट P में नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होना है, तो ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 मस्ट बी सेम, एंड देयर डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट। तो B1 इज इक्वल टू B2, तो B1 का वैल्यू है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई y। यहां पर देखो म्यू नॉट 2 पाई गेट्स कैंसल्ड, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू x बाई y। ओके बच्चों, समझ में आया? तो दिस इज आवर आंसर। तो यहां पर जो नंबर डिवीजन होगा, देखो अगर B1 और B2 का जो वैल्यू तुम लोगों ने निकाला है यहां तक, और उसके बाद B1 इज इक्वल टू B2 जो लिखा है यहां तक होगा 1। ओके, अगर यहां तक ठीक ठाक से कर दिया तुमने 1, और जो कैलकुलेशन है उसके लिए अनदर 1, दैट इज, या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि B1 और B2 इन दोनों के लिए, ये दोनों अगर ठीक ठाक से विद डायरेक्शन तुमने लिख दिया है दैट इज 1, पर इसके लिए जो लास्ट वैल्यू है उसके लिए 1। ओके बच्चों,
आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। देखो ये एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। विच मेटीरियल इज यूज टू मेक द ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब को बनाने के लिए कौन सा मेटीरियल यूज किया गया है। अब यहां पर अच्छे से देखो बच्चों, देखो ये है अपना आई, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यहां पर है अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इजंट इट। तो अगर सारा डेटा लिख देते हैं, सबसे पहले जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, इजंट इट। एंड जो थिकनेस है ग्लास स्लैब का दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। आई हमें पता नहीं है, वी डोंट नो आई। तो देखो ये है आई, ये है अपना आर, और ये अगर टोटल एंगल देखा जाए तो ये आई है तो ये भी आई होगा। ओके, तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा दैट विल बी आई माइनस आर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई माइनस आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये समझ में आया बच्चों? तो आई माइनस आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ओके बच्चों, तो यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है दैट इज 5.7 इज इक्वल टू टी है 10 साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर इज 30 डिग्री, तो ये है साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस आर। ओके बच्चों, यहां पर मैंने दोनों को ही सेंटीमीटर में रख दिया क्योंकि दोनों दो तरफ है। ऑब्वियसली इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही रखेंगे तभी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जो आंसर है वो वैसा ही मिलेगा। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ जो डिवाइडेड बाई 100 तुम लोग करोगे वो तो कट जाएगा। अब यहां पर से cos r का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 10 इंटू cos 30 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 5.7, तो r का वैल्यू आएगा 28.69 डिग्री। ओके, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, समझ में आया? अब अपने पास r आ गया है, तो i माइनस आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो I will be R plus 30 डिग्री, isn't it? तो I is equal to R मतलब 28.69 plus 30 डिग्री, तो I will be 58.69 डिग्री, isn't it? तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर जो ग्लास स्लैब है उसका मेटीरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इजंट इट? तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई इज साइन 58.69 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर इज साइन 28.69 डिग्री। ओके, तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो म्यू विल बी इक्वल टू 1.77। तो म्यू का वैल्यू अगर 1.77 हुआ तो देखो विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द ग्लास स्लैब। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा, तो देखो अगर तुम देखो सेकंड वाला सैफायर इज 1.76 टू 1.77। ओके, तो ये ही अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, तो ऑब्वियसली सैफायर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? अब यहां पर कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर तुम लोग आई निकाल लिया तुम लोग, तो आई निकालने के लिए 1 मार्क्स और इस कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क्स। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है देखो, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रेजिस्टेंस P, Q एंड R। तो यहां पर तुम लोग डायग्राम में देख ही पा रहे हो P, Q, R, ये है 3 रेजिस्टेंस और चौथा है S। ओके, आर कनेक्टेड इन 3 आर्म्स and the fourth arm is formed by 2 resistances S1 and S2 connected in parallel। तो यहां पर एक्चुअली ये जो S तुम लोग देख पा रहे हो ये एक्चुअली S है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पर और एक रेजिस्टेंस है। ओके, मतलब ये है S1, ये है S2 and they are connected in parallel। Evaluate the new condition for bridge to balance। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? P by Q is equal to R by S।
अब देखो S क्या है, S1 और S2 पैरेलल में है, यही है S, इज इट? तो अगर हम लोग लिखना चाहे S को, अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पकड़े तो दैट विल बी इक्वल टू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, मतलब 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना कि R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो यहां पर भी वैसे ही कर दिया मैंने। तो S इज इक्वल टू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, तो यही वैल्यू है इसका, अगर इस इक्वेशन में बिठा देते तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहां पर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो S अगर यहां पर हुआ तो S1 S2 नीचे, S1 S2 नीचे, और S1 प्लस S2 चला जाएगा ऊपर, S1 प्लस S2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों? तो इसके लिए अगर तुमने यहां तक किया तो 1, और आंसर तक गया तो 1, तो 1 1 2। समझ गए बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्या पूछा गया है? अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है अपना थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इसका फोकल लेंथ भी दे दिया गया है, इज कट इनटू पार्ट्स एंड देन कंबाइंड एज शोन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। तो इसको दो पार्ट में कट किया गया है और दो तरह से इसको कंबाइन किया गया है। ओके, पहला है ऐसे और दूसरा है ऐसे। यहां पर देखो उल्टा किया गया है, इजंट इट? तो इवैल्यूएट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। ओके बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे दिखाता हूं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में, मतलब ए में, इन दोनों को कट करके बैक टू बैक बिठाया गया है। मतलब अगर मैं इसको पूरा करूं, देखो ऐसा होगा ना, ऐसा टाइप। अब देखो तो इन दोनों लेंस का जो टोटल फोकल लेंथ है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम। तो अगर इसका फोकल लेंथ है f, तो इसके बाद भी इसका और इसका, इन दोनों का ही f ही हो जाएगा, f एंड f, इजंट इट? तो 1 बाई f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई f प्लस 1 बाई f, दैट इज 2 बाई f। Therefore we can write f equivalent is equal to f by 2। तो ये हो जाएगा अपना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ हो जाएगा f by 2। तो ये तुम लोगों ने अगर ठीक ठाक से कर दिया तो ये मिल गया तुम्हें 1 मार्क्स। ओके, और यहां पर फिगर 2 देखो, यहां पर क्या किया गया है, इसको उल्टा तरह से इसको बिठाया गया। तो अगर इसका फोकल लेंथ f हुआ, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस f, इजंट इट? मतलब देखो इसको अगर तुम पूरा करो, ये ऐसा है और ये उल्टा है, इजंट इट? तो अगर इन दोनों को उल्टा करके बिठाया गया है तो इसका अगर फोकल लेंथ f हुआ, इसका हो जाएगा माइनस f। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई f प्लस ऑफ माइनस 1 बाई f। ओके, तो ये दोनों कट जाएगा, तो f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। ओके बच्चों, समझ में आया? तो यहां पर ये हो जाएगा इनफाइनाइट फोकल लेंथ, तो यहां पर ये हो जाएगा इनफाइनाइट फोकल लेंथ। ओके, समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहां पर भी 1 मार्क्स, तो 1 1 2 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब ये देखो, अगर क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगर कोई भी एक चार्ज स्टैटिक है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर वही चार्ज यूनिफॉर्मली मूव किया तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, इजंट इट? तो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहां पर क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, if a charged particle is passed through a crossed field, under what circumstances will this charge experiences no deviation? किस circumstances में ये no deviation experience करता है? तो देखो, also obtain a formula that proves the electromagnetic wave carry both energy and moment। तो यहां पर ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखो ये हम लोगों ने लोरेंज फोर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि V इज इक्वल टू E by B। ओके,
मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स होगा उस चार्ज के ऊपर, अगर इक्वल एंड अपोजिट हो तब भी वो नो डेविएशन फेस करेगा, इजंट इट? तो फॉर दैट केस जो फॉर्मूला हम लोग को निकालना पड़ेगा दैट इज v इज इक्वल टू ई बाई बी। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्या है, तो इसके लिए अगर तुम लोगों ने डिराइव कर दिया डेरिवेशन, तो दैट इज 1 मार्क्स यू आर गेटिंग। ऑब्टेन अ फॉर्मूला दैट प्रूव्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंट। एनर्जी भी कैरी करता है, मोमेंटम भी कैरी करता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, तो इसके लिए तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा P इज इक्वल टू ई बाई सी। ओके, तो देखो P इज मोमेंटम, E इज एनर्जी। ओके, तो ये तुम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए 1 और इसके लिए, समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। द फर्स्ट डायग्राम डिपिक्ट अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड सेपरेशन बिटवीन पोल्स आर L। ओके, देखो ये डायग्राम में भी दिखा दिया गया है। ओके, कि हर एक पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज m और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इन द फर्स्ट डायग्राम इज m, ओके, तो फर्स्ट डायग्राम के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। ओके बच्चों, अब पूछा गया है देन द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सेकेंड डायग्राम इज व्हाट। ओके, तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है हम लोग उसको पकड़ लेते हैं m प्राइम। m प्राइम इज इक्वल टू कितना होगा ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है m प्राइम, तो m प्राइम इज इक्वल टू m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर r है तो ये भी r ही होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2r, तो m इंटू 2r। अब देखो अगर इसको ही बेंड करके ये जो बार मैग्नेट है इसको ही बेंड करके ऐसे हाफ सर्कल किया गया है, तो ऑब्वियसली ये जो टोटल डिस्टेंस होगा यही L होगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू पाई इंटू आर। अगर एक टोटल सर्कल होगा दैट इज 2 पाई आर, तो अगर हाफ सर्कल है दैट इज पाई इंटू आर, तो L इज इक्वल टू पाई आर, तो R इज इक्वल टू L बाई पाई। तो यहां पर R के जगह पर L बाई पाई बिठा दो, तो M इंटू 2 इंटू L बाई पाई। ओके, अब देखो M इंटू L मतलब कैपिटल M, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि M इंटू L के जगह पर कैपिटल M बिठा देते हैं, तो 2 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना आंसर, ये है अपना नया मोमेंट। ओके, जो ये जो पिछला मोमेंट है M उसके 2 बाई पाई टाइम्स चेंज होगा। ओके, 2 बाई पाई टाइम्स होगा। ओके, तो इसके लिए जो कैलकुलेशन मतलब जो मार्क्स तुम्हें मिलेगा, देखो अगर लास्ट तक कर दिया तो 1 and 1 2, और इसके पहले अगर तुमने यहां तक हो गया m इंटू 2r, तो इसके लिए 1, तो इसके लिए 1 और इस पोर्शन के लिए 1। ओके, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज 52। देखो ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अगर तुम्हें थोड़ा याद है तो ये चीज तुम कर पाओगे। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व 2 डायग्राम्स एंड स्टेट विच डायग्राम कॉरेस्पॉन्ड्स टू डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, ऐसा ही डायग्राम चैप्टर में भी दिया गया है। ओके, कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा फेरोमैग्नेटिक, वो अगर तुम्हें याद है वहां से ही तुम लोग लिख सकते हो। तो देखो ये जो पहला जो मैग्नेट है दैट इज डायमैग्नेटिक। ओके, लाइक फोर्स इज वीक, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्स, फेरोमैग्नेटिक। तो अगर ये आंसर कर दिया मिला 1, ये आंसर कर दिया तो मिला 2। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज करंट 50 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो इसको अगर ड्रॉ करें तो मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो ये है, देखो यहां पर लिख लेते नॉर्थ,
साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द लाइन। अब देखो ईस्ट है यहां पर, तो देखो ये अगर एक पॉइंट है पॉइंट पी, तो यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, तो आर को हम लोग लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। अब देखो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहां पर अगर सारे वैल्यूज बिठा दोगे, देखो आई है आर है, ओके, म्यू नॉट का वैल्यू ये अगर बिठा दोगे तो बी विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन। तो देखो इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज राइट हैंड थंब रूल, इजंट इट? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, ये भी यूज कर सकते हो। तो देखो अगर मैं ये ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, मैं बैठा हूं इसलिए मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो ये अगर अपना फिंगर है विच इज शोइंग डाउनवर्ड, ओके, तो ये है अपना अदर फिंगर्स, ओके, थंब है डाउनवर्ड, अदर फिंगर्स का कर्ल किस तरफ है, मेरे तरफ है, मतलब आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, इजंट इट? तो ये हो जाएगा आउटवर्ड, जिसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, इजंट इट? तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, और बेटर टू राइट परपेंडिकुलरली आउट। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर अगर मैग्नीट्यूड बोल दिया तुमने तो वो हो गया 1, और डायरेक्शन के लिए भी 1। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एक प्रिज्म दिया गया है, उस प्रिज्म का दो डायग्राम है ये। तो यहां पर हम लोगों को जो मेटीरियल है प्रिज्म का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, अब यहां पर क्या क्या है देखते हैं। देखो ये जो पहला डायग्राम है फॉर प्रिज्म 1, ये इसको मैं 1 प्रिज्म लिख देता हूं, इसको प्रिज्म 2। ओके, फॉर प्रिज्म 1, तो प्रिज्म 1 के लिए आई कितना है 53 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन है 35 डिग्री, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस है 42 डिग्री। इसको अगर एंगल ऑफ प्रिज्म लिख लेते हैं तो जो फॉर्मूला है आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। अब आई का वैल्यू है 53, ई का वैल्यू है 42, इज इक्वल टू ए प्लस डेल इज 35। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो ए विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए विल बी 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया। अब देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है। देखो यहां पर ये जो एरो मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के साथ पैरेलल नहीं है, isn't it? लेकिन यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के साथ पैरेलल है। कब ऐसा होता है, मैंने तुम लोगों को कहा था कि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अचीव होता है उस टाइम पे जो रे होता है वो एकदम पैरेलल होता है विद द बेस। ओके, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर फॉर प्रिज्म 2 के लिए आई अगर 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है 45 डिग्री, क्योंकि आई एंड ई सेम होता है, तो डेल मिनिमा हम लोगों को यहां से निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठाते हैं तो डेल मिनिमा इज इक्वल टू 2i माइनस ए। अब 2 इंटू आई मतलब 45 और a मतलब 60, तो 45 इंटू 2 मतलब 90, तो डेल मिनिमा विल बी 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों? तो दिस विल बी 30 डिग्री। तो डेल मिनिमा का वैल्यू आ गया, तो म्यू विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमा डिवाइडेड बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। अब देखो यहां पर ये हो गया साइन ए प्लस डेल मिनिमा मतलब
ए मतलब 60 डिग्री, डेल मिनिमा मतलब 30 डिग्री, 60 प्लस 30 मतलब 90, तो 90/2 मतलब साइन 45 डिग्री, एंड ए बाई टू मतलब ए 60 डिग्री, तो दिस विल बी साइन 30 डिग्री। तो 45 मतलब 1/√2, 30 मतलब हाफ, तो म्यू विल बी इक्वल टू √2 विच इज 1.414। तो ये है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर नंबर डिवीजन कैसे होगा? अगर तुम लोग यहां तक आ पाए, डेल मिनिमा का वैल्यू अगर निकाल पाए तो 1, और अगर म्यू का वैल्यू निकाल पाए तो मिल गया 1। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन होगा ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है? गिव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस। ओके, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, इजंट इट? अब देखो ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो इसके लेफ्ट साइड में है एक्स, राइट साइड में है वाई। ओके, अब देखो एक्स क्या है? एक्स है मैक्सिमम, लेकिन कौन सा मैक्सिमम है? ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है अपना सेंट्रल मैक्सिमा, ये है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स इज सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा? -5 λ/2। ये तो सिंपल हमें याद रखना है। ओके, सो -5 λ/2। तो इसका जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, दैट इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस विच इज -5 λ/2। तो यहां पर लैम्डा और लैम्डा कट गया, 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया -10π, सॉरी, तो ये हो गया -5π। तो फेज डिफरेंस विल बी, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू -5π। अपना आ गया पहला आंसर, और यहां तक करोगे तो मिलेगा 1। नेक्स्ट है वाई। वाई क्या है? देखो मिनिमा, तो ये अगर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, तो ये होगा थर्ड ऑर्डर मिनिमा। तो y विल बी, यहां पर हम लिख सकते हैं कि y इज थर्ड ऑर्डर मिनिमा। ओके बच्चों, तो यहां पर जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, तो दैट विल बी, तो उसके पहले मैं ये बोल देता हूं कि y थर्ड ऑर्डर मिनिमा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा 3 × लैम्डा, इजंट इट? तो फेज डिफरेंस विल बी 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस मतलब 3 लैम्डा, इजंट इट? तो लैम्डा लैम्डा गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6π। तो ये अगर मिल गया तुम्हें तो इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1। समझ में आया बच्चों? तो ये था आज का वीडियो। ओके, यहां पर हम लोगों ने 2 मार्कर क्वेश्चन का 56 तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग 57 से स्टार्ट करें। ओके, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।